हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे स्टैटिक जीके सेट 5 के बारे में। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में शामिल हुए थे? अगर हम बात करें 1916 का लखनऊ अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने और इस अधिवेशन के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और जो 1924 का बेलगाम अधिवेशन है, इस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार अध्यक्षता की थी। और अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, तो केवल एक ही, जो कि बेलगाम कर्नाटका में हुआ था, इसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी। अगर बात करें हम 1901 का जो कलकत्ता का अधिवेशन था, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी धनशा वाचा ने और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार शामिल हुए थे। अगर बात करें हम 1896 का कलकत्ता का अधिवेशन, इसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। साथ ही इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट कदल पुल कहाँ पर स्थित है? यहाँ बात की गई है ऊंट कदल पुल के बारे में। तो पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो पुल है ये 17वीं शताब्दी का एक मुगल कालीन पुल है और यह जम्मू कश्मीर में जो डल झील है इसके बिल्कुल बीच में स्थित है। और इसको हाल ही में जर्मनी ने 32 लाख रुपए की संरक्षण के लिए सहायता प्रदान करने की बात की है। तो इसी वजह से ये अभी काफ़ी फेमस रहा है। तो अगर पूछा जाए कि ये जो ऊंट कदल पुल है ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संस्थान को विश्व बैंक की उधार प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है? देखिए, यहाँ बात की गई है वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो पहले हम इसी की जानकारी लेते हैं। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास। साथ ही इसकी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो है भारतीय मूल की अंशुला कांत। अगर बात करें हम इस खिड़की के बारे में, तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है यह ही विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उधार ऋण खिड़की भी इसे कहा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 सितंबर 1960 को। अगर बात करें इसकी सदस्यता की, तो देखिए, जो विश्व बैंक के जितने भी सदस्य देश हैं उन्हीं को मिली हुई है इसकी सदस्यता। साथ ही यह इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि इस पर जो भी ऋण मिलता है इस पर हमें कोई भी ब्याज नहीं देना होता और इसी वजह से यह विश्व के जितने भी निर्धन राष्ट्र हैं इनको रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाती है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसे ही कहा जाता है वर्ल्ड बैंक की उधार प्रदान करने वाली खिड़की। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का सही मिलान कीजिए। देखिए, यहाँ बात की गई है कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में और यहाँ इनके शहर दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनका सही मिलान करना है। पहले की बात करते हैं तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए, ये जो तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह स्थित है तमिलनाडु में। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह है महाराष्ट्र के नागपुर में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह है महाराष्ट्र के मुंबई में। और अगर बात करें हम त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की, तो ये है केरल में। तो यहाँ देखिए आंसर है 4, 1, 2, 3। तो ये है हमारा ऑप्शन सी। यहाँ ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और आजकल जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी ही फॉर्मेट में पूछा जाता है कि सही मिलान कीजिए या निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे वो कुछ इसी प्रकार के पैटर्न पर ही बेस डिस्कस किया करेंगे। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे अधिक गर्म तारे का रंग क्या है? देखिए पहले बात करते हैं हम गर्म तारों के बारे में। तो देखिए इनकी एक सीरीज़ दी गई है, वो है O, B, A, F, G, K, M। इस सीरीज़ के आधार पर ही तारों को बांटा गया है, उनके रंग के आधार पर और उनके तापमान के आधार पर। अगर हम इनमें मुख्य तौर पर बात करें, कैटेगरी जो O है इसके तहत सबसे गर्म तारे आते हैं और जिनका रंग होता है नीला। अगर बात करें हम कैटेगरी G के बारे में, तो देखिए इसमें कुछ ठंडे तारों को शामिल किया जाता है जिनका रंग होता है पीला। और अगर हम बात करें जो कैटेगरी M है, और इस कैटेगरी के तहत बिल्कुल ठंडे तारों को शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें जो सूर्य एक तारा है ब्रह्मांड का, यह कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये कुछ ठंडा तारा है और साथ ही जो इसका रंग है वो पीला है, तो उसकी कैटेगरी हो जाएगी G। और अगर बात करें हम सबसे गर्म तारे के रंग के बारे में, तो इसका रंग हो जाएगा नीला। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेरॉयड अर्थात जो क्षुद्र ग्रह हैं निम्न में से किन किन के बीच में स्थित हैं? देखिए ये जो एस्टेरॉयड हैं यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले कुछ क्षुद्र ग्रह हैं जो कि इनके बीच में पाए जाते हैं। अगर हम इसके अपवाद की बात करें तो जो सेरस नाम का एक बोना ग्रह है यह क्षुद्र ग्रह के बेल्ट में पाया जाता है, यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया जाता है। अगर हम बात करें प्लूटो के बारे में, तो जो प्लूटो है वो एक बोना ग्रह है और इसे क्यूपर बेल्ट में शामिल किया गया है, बीच में आता है। तो राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति के बारे में। इसी प्रकार से कुछ ये भी पूछा जाता है कि जो प्लैनेटॉइड्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए जो प्लैनेटॉइड्स हैं वो होते हैं बृहस्पति और शनि के बीच में। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस का काम करने वाले व्यक्तियों में निम्न में से कौन सी बीमारी विकसित हो जाती है? देखिए अगर हम बात करें फास्फोरस का काम करने वालों के व्यक्तियों में बीमारी की, तो इनको हो जाती है फांसी जबड़े की बीमारी। अगर बात करें हम मीन माता के बारे में, तो देखिए जो मीन माता रोग है यह पारे की कमी से होने वाला रोग है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन 18 का पहला परीक्षण बरेली और कौन से रेलवे खंड पर किया गया है? देखिए जो ट्रेन 18 है यह 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी है। साथ ही इसका जो वर्तमान नाम है वो है वंदे भारत। अगर हम बात करें कि जो इसका पहला परीक्षण कहाँ किया गया था, तो यह यूपी के बरेली से लेकर मुरादाबाद तक किया गया था। तो यह राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान नहीं किया गया है। देखिए अगर हम बात करें मैंग्रोव साइट के बारे में और उनके राज्यों के बारे में, तो यहाँ आपको बताना है कि किसका सही मिलान नहीं है। पहला है सुवर्ण रेखा जो कि झारखंड में स्थित है। साथ ही जो सुवर्ण रेखा एक प्रकार की नदी भी है जो कि झारखंड में स्थित है। अगर बात करें हम कोरिंगा ईस्ट के बारे में, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। अगर बात करें पिच्चवरम की, तो ये जो पिच्चवरम मैंग्रोव साइट है यह भी तमिलनाडु में स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो पिच्चवरम मैंग्रोव वन है वो कौन से राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगर बात करें हम कोंडापुर की, तो देखिए जो कोंडापुर है यह लखनऊ में स्थित एक मैंग्रोव साइट नहीं है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो कोंडापुर मैंग्रोव साइट है ये भारत के कौन से राज्यों में स्थित है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोंडापुर लखनऊ। इनका सही मिलान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टरिक एसिड किसका प्रमुख घटक है? देखिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट है और टार्टरिक एसिड है, इन दोनों का मिश्रण कहलाता है बेकिंग पाउडर, और इसी का ही ये जो टार्टरिक एसिड है प्रमुख घटक है। अगर हम बात करें बेकिंग सोडा के बारे में, तो इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लिखते हैं NaHCO3 से। अगर बात करें हम वॉशिंग सोडा के बारे में, तो देखिए जो वॉशिंग सोडा है
इसे लिखा जाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O से। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है बेकिंग पाउडर, क्योंकि जो बेकिंग पाउडर होता है यह सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड का मिश्रित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की का विस्तारित रूप क्या है? यहाँ पर बात की गई है फिक्की के बारे में, तो पहले हम इसी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए ये काफ़ी पुरानी संस्था है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1927 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम है घनश्याम दास बिरला, और जो वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं वो है संगीता रेड्डी, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। देखिए जो काफ़ी पुरानी संस्थाएं हैं और वर्तमान में काफ़ी फेमस भी हैं, यानी कि ये चलन में है, तो इनके बारे में ऐसे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं कि इनकी स्थापना कब की गई थी। जैसे कि जो मुख्य प्रकार की जो खेल से संबंधित संस्थाएं हैं और साथ ही जो व्यापार उद्योगों से संबंधित जो संस्थाएं हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पुट किया जाता है एग्जाम्स में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो फिक्की है इसकी स्थापना की गई थी 1927 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सबसे हल्की धातु है? देखिए यहाँ पर बात की गई है धातु के बारे में। तो पहली बात तो ये है कि जो सबसे हल्की धातु है उसे कहा जाता है लिथियम। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 3। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए जो पारिस्थितिकी यानी कि जो इकोलॉजी है यह है एक जीव विज्ञान की शाखा है। अगर हम बात करें जीव विज्ञान के जनक के बारे में, तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। साथ ही इसमें जितने भी जीव समुदाय हैं और उनका जो वातावरण है, इन दोनों के बीच में उनके जो पारस्परिक संबंध हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें सभी जंतुओं और वनस्पतियों की, तो ये एक निश्चित वातावरण में रहते हैं। साथ ही इसमें जो भी पारिस्थितिज्ञ हैं यह इस तथ्य का पता लगाते हैं कि जो जीव हैं वो आपस में और पर्यावरण के साथ में किस तरह की क्रिया करते हैं और उनके साथ किस प्रकार का संबंध बनाकर रखते हैं। साथ ही अगर हम बात करें इकोलॉजी के जनक की, तो देखिए ये कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। अगर हम बात करें रामदेव मिश्रा की, तो रामदेव मिश्रा को कहा जाता है जो इंडियन इकोलॉजी है उसका इन्हें जनक कहा जाता है। अगर बात करें हम रिटर के बारे में, तो रिटर ने इकोलॉजी शब्द दिया था। अगर बात करें अर्नेस्ट हैक्टल की, तो इन्होंने इस इकोलॉजी के सिद्धांत को बाद में काफ़ी स्टडी भी किया था। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा कि इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन का मुख्य कार्य क्या है? देखिए जो पेप्सिन है ये एक प्रकार का एंजाइम है और यह हमारे शरीर के जो अग्नाशय होता है उसमें कुछ जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और उन्हीं से एक जठर रस स्रावित होता है जिसमें ये जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है वो पाया जाता है। और जो इसका मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन को पेप्टोइड में बदलना। अगर हम बात करें स्टार्च की, तो देखिए स्टार्च को माल्टोज में चेंज करती है हमारी लार ग्रंथि टाइलिन। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोटीन को पेप्टोइड में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? देखिए कुछ पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट समझौते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट है मॉन्ट्रियल समझौता। देखिए ये जो समझौता हुआ था यह संबंधित है ओजोन परत को क्षीण करने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनकी ही एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और जो भी ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों को उत्सर्जन को रोकने के लिए बनाई गई है। और इसे ओजोन परत को क्षीण करने में जिन्हें भी उत्तरदायी माना जाता है उन पदार्थों को रोका जाता है, यानी कि उनके उत्सर्जन को रोका जाता है। अगर हम बात करें 1985 में, तो देखिए 1985 में एक वियना समझौता हुआ था
जिसके तहत ओजोन जो गैसेस हैं उनके उत्सर्जन पर रोक लगाई गई थी। अगर बात करें 1992 में, तो 1992 का एक फेमस पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जो कि ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण पृथ्वी सम्मेलन अर्थात एक पर्यावरणीय सम्मेलन था। अगर बात करें 1987 की, तो देखिए इसमें हुआ था मॉन्ट्रियल समझौता। ये जो मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था वो हुआ था ओजोन परत के संरक्षण में। अगर बात करें हम 1997 की, तो देखिए 1997 को हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें मुख्य 6 हानिकारक गैसों में कटौती की गई थी। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1987। इसी में हुआ था मॉन्ट्रियल समझौता। देखिए जो मॉन्ट्रियल है ये है कनाडा में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराकलन समिति का पहली बार गठन कब किया गया था? यहाँ बात की गई है पराकलन समिति के बारे में। तो देखिए यह एक संसदीय समिति है, साथ ही यह संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति है। इसमें कुल 30 सदस्य हैं और इसका गठन हमेशा ही लोकसभा में बजट पेश होने के बाद में किया जाता है और इसमें जितने भी सदस्य शामिल होते हैं वो केवल लोकसभा से होते हैं। साथ ही एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता। साथ ही जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होते। और अगर बात करें हम इसके महत्व की, तो देखिए जब भी सरकार आर्थिक नीतियाँ बनाती है और उसे क्रियान्वित करने के लिए संसद के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत करती है, तो सरकार द्वारा प्रस्तावित जो व्यय होता है उसकी समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया जाता है। और अगर बात करें हम पहली बार गठन करने की, तो देखिए पहली बार गठन किया गया था तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए जो इसकी सदस्य संख्या है वो 1950 में केवल और केवल 25 ही थी, लेकिन 1956 इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी 30। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू किया गया? देखिए यहाँ बात की गई है आपातकाल के बारे में। तो पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि भारतीय संविधान में इसका किस प्रकार से उल्लेख किया गया है। अगर अब हम बात करें भारतीय संविधान के आपात उपबंध के बारे में, तो देखिए यह है भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित। साथ ही अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इनका उल्लेख किया गया है। तो देखिए भारत में टोटल 3 प्रकार के आपातकाल लागू किए जा सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। देखिए जो वित्तीय आपातकाल है यह भारत में अभी तक लागू नहीं किया गया है और जो राष्ट्रीय आपातकाल है यह भारत में कुल 3 बार लागू किया जा चुका है। अगर हम बात करें कि जो आपातकाल है इस समय के दौरान हमारे मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए इसके लिए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 में और 359 में प्रावधान किया गया है। 358 में जो संविधान का अनुच्छेद 19 है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगर बात करें हम 359 के बारे में, तो अनुच्छेद 19 को जो छोड़कर उसके अलावा जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित कर दिए जाते हैं। बात ध्यान रखिएगा कि जो अनुच्छेद 19 है वो राष्ट्रपति के द्वारा निरस्त नहीं किया जाता, वो स्वतः ही अनुच्छेद 358 के तहत निरस्त हो जाता है। लेकिन अगर बात करें हम बाकी जितने भी हमारे मौलिक अधिकार रह गए उनको निरस्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है कि जो पहली बार आपातकाल कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था भारत चीन युद्ध के समय 1962 में। अगर हम बात करें द्वितीय आपातकाल के बारे में, तो वो हुआ था 1971 को और तृतीय आपातकाल लागू किया गया था आंतरिक अशांति के समय 1975 में। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ बात की गई है सही सुमेलित न के बारे में। यहाँ पर एक तरफ आपको दिया गया है व्यक्ति और उनके गुरु, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया।
पहला है सुभाष चंद्र बोस, इनके जो गुरु थे वो थे चित्तरंजन दास, बिल्कुल सही है। जो चित्तरंजन दास हैं इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगर बात करें हम स्वामी विवेकानंद की, तो देखिए इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे, परमहंस, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना भी की थी। अगर बात करें हम शिवाजी की, तो इनके जो गुरु थे ये थे दादाजी कोंडदेव। और जो मीराबाई थी, इनके जो गुरु थे ये आनंद पांड्या नहीं थे, इनके गुरु का नाम रैदास था। के बारे में तो मुझे ये बताइए आप कि जो आनंद पांड्या हैं वो किसके गुरु थे। तो देखिए जो मीराबाई और उनके गुरु आनंद पांड्या हैं ये मिलान सही नहीं है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीराबाई आनंद पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब शुरू हुआ। देखिए उद्घाटन सत्र अर्थात इसकी स्थापना कब हुई। अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय के बारे में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में इसकी स्थापना की बात की गई है, और इसकी जो स्थापना पहली बार हुई थी वो हुई थी 1950 को। साथ ही अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसके जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है, तो वो है एस.ए. बोबड़े। साथ ही अगर हम बात करें कि जो इसकी स्थापना है ये कब की गई थी, तो ये की गई थी 28 जनवरी 1950 को। तो यह राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची झील तसोलहामो कहाँ पर स्थित है। यहाँ बात की गई है भारत की सबसे ऊंची झील के बारे में। तो देखिए यह जो नदी है यह तिस्ता नदी का उद्गम स्थल है। साथ ही यह जो नदी है यह है भारत के सिक्किम राज्य में। अगर हम बात करें भारत की अंतर्राज्यीय सबसे अधिक खारे पानी की झील के बारे में, तो वो है सांबर झील। साथ ही अगर हम बात करें भारत की सबसे लंबी झील के बारे में, तो वो है वेमनाथ झील। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करें। यहाँ आपको भारतीय नोट दिए गए हैं और उन पर जो भी चित्र अंकित है उनके नाम दिए गए हैं, तो आपको इनका सही मिलान करके अपना आंसर देना है। अगर हम बात करें 10 रुपये के नोट के बारे में, इस पर चित्रित है कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि है उड़ीसा में स्थित। अगर हम बात करें 50 रुपये के नोट पर, तो इस पर अंकित है हम्पी के रथ जो कि कर्नाटका में स्थित हैं। साथ ही अगर हम बात करें 100 रुपये के नोट, तो देखिए जो 100 रुपये का नोट है यह है, इस पर अंकित है रानी की वाव। साथ ही बात ध्यान रखिएगा जो रानी की वाव है ये है एक बावड़ी, और इसे 2014 में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया था। अगर हम बात करें 2000 के रुपए के नोट के बारे में, तो इस पर अंकित किया गया है मंगलयान। तो देखिए जो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए विद्युत ऊर्जा की बात करें तो यानी कि हमें जो भी चीज़ शुरुआत करनी है वो विद्युत से करनी है। और अगर हम यांत्रिक ऊर्जा को सामान्य भाषा में लें, तो देखिए जिससे भी हम हाथों से काम लें यानी कि फिजिकली तौर पर काम लें उसे बोलते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। अगर बात करें हम विद्युत मोटर की, तो देखिए इसे शुरू किया जाता है बिजली से, और इससे जो हमें काम मिलता है वो होता है हमारा एक यांत्रिक तौर पर। तो ये चेंज करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगर हम बात करें लाउड स्पीकर की, तो देखिए इसे पहले बिजली दी जाती है, उसके बाद में हमें ध्वनि मिलती है, तो ये चेंज करती है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अगर बात करें हम मोमबत्ती की, तो देखिए यह रसायनों को मिलाकर बनाई जाती है, और इसको जलाने पर हमें एक तो प्रकाश मिलता है, साथ ही हमें हीट भी मिलती है। तो ये चेंज करती है रसायन ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। अगर बात करें हम सितार की, तो सितार को देखिए हाथों से बजाया जाता है, उसके बाद में हमें कोई ना कोई ध्वनि मिलती है। ये चेंज करती है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वर मापन के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए आजकल जो एग्ज़ाम में मापन से संबंधित जो उनके यंत्र होते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। और अगर हम बात करें बोलोमीटर के बारे में तो देखिए जो बोलोमीटर है इसके द्वारा विकिरण की तीव्रता को मापा जाता है। अगर बात करें हम एटमोमीटर की तो इसके द्वारा जो वाष्पीकरण दबाव है उसका मापन किया जाता है। देखिए ये जो ऑप्शन सी है इसमें है सोनोमीटर, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो सोनोमीटर है इसके द्वारा मापन किया जाता है स्वर का। अगर बात करें हम टैकोमीटर के बारे में तो देखिए जो टैकोमीटर है इसके द्वारा हम घूर्णन गति का मापन कर सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी सोनोमीटर। ध्यान रखिएगा यहाँ सोनोमीटर है, मोनोमीटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक क्या है? देखिए अगर हम बात करें 53 के बारे में तो यह है आयोडीन का, और आयोडीन है एक अधातु। अगर बात करें हम 35 की तो देखिए जो 35 है यह ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक है, और जो 80 है यह पारे का है। और अगर बात करें हम 78 की तो ये हो जाएगा प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाराबर की गुफा कहाँ पर स्थित है? अगर बात की जाए बाराबर की गुफाओं के बारे में तो देखिए यह है मौर्यकालीन गुफाएं हैं। अशोक के समय में इसका निर्माण करवाया गया था। साथ ही अगर हम बात करें इसमें कितनी गुफाएं हैं तो इसमें देखिए टोटल 4 प्रमुख गुफाएं हैं जिनका नाम है लोमस ऋषि की गुफा, सुदामा की गुफा, कर्ण चोपर की गुफा और विश्व खोपड़ी की गुफा। और यह जो स्थित है यह है बिहार के सुल्तानपुर शहर में। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही हमने राजगीर में एक बुद्ध की प्रतिमा के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था जो कि घोड़ा कटोरा झील के बिल्कुल बीच में स्थित है। यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है? अगर हम बात करें इन विटामिनों के रासायनिक नामों के बारे में तो जो विटामिन ए है इसको कहा जाता है रेटिनोल। विटामिन बी है इसे कहा जाता है थायमीन। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। और अगर बात करें हम विटामिन डी की जो कि हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, साथ ही यह हमारे शरीर में हड्डियों के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह जो विटामिन है यह ही है कार्य करता है एक हार्मोन की तरह, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है इसका जो नाम है यह है टोकोफेरॉल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करें। देखिए यहाँ कुछ प्रथाओं के बारे में बात की गई है और उनके समय में जो भारत में शासन करने वाले थे उनके बारे में बात की गई है। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा किसके साथ सही सुमेलित है। पहले की बात करें इजारेदारी प्रथा, तो देखिए जो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स आया था उसने लागू की थी भारत में इजारेदारी प्रथा। अगर बात करें स्थायी बंदोबस्त के तो देखिए 1792-93 के समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लागू की थी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। अगर बात करें रैयतवाड़ी की तो जो रैयतवाड़ी प्रथा है यह सुझाव दिया था टॉमस मुनरो ने, और यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1820 में इसको लागू किया गया था। अगर बात करें महालवाड़ी की तो ये भी 1820 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा लागू की गई थी, लेकिन इसका सुझाव दिया था होल्ट मैकेंजी ने। अगर बात करें महाल की तो देखिए उस समय में जो गांव होते थे उन्हें ही महाल कहा जाता था। तो देखिए ये आपस में सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन में होगा 1, 2, 3, 4 यह क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए जो ये बुक है इसमें जो बर्मी संघर्ष हुए थे उनका वर्णन किया गया है। साथ ही जो आंग सान सू की है
उनके द्वारा जितने भी भाषण दिए गए थे और जो निबंध लिखे गए थे उनका संग्रह किया गया है। और ये जो पुस्तक लिखी गई है एक बर्मी राजनेता आंग सान सू की के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आंग सान सू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनका उपयोग मुख्य तौर पर कैंसर के उपचार में किया जाता है? अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में तो देखिए तरंग जो होती है वो होती है दो प्रकार की, एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग और दूसरी होती है यांत्रिक तरंग। जो यांत्रिक तरंगें होती हैं उन्हें किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसे मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अगर बात करें हम जो मुख्य विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए जो पैराबैंगनी है, रेडियो तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे और एक्स तरंगे, ये जितनी भी तरंगे हैं ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के ही कैटेगरी में आती हैं। अगर हम बात करें यहाँ कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, तो देखिए जो गामा रेज हैं इसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है लेकिन इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत कम होती है और इसी का ही उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। अगर हम बात करें अल्फा रेज के बारे में तो देखिए जो अल्फा रेज हैं इनका उपयोग किया जाता है स्मोक डिटेक्टरों में। देखिए इनका उपयोग तो बहुत जगह किया जाता है लेकिन हम मुख्य यूजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात करें हम एक्स रेज के बारे में तो देखिए जो टूटी हुई हड्डियां होती हैं उसका जो कैप्चर लिया जाता है वो लिया जाता है एक्स रेज के द्वारा। अगर बात करें हम बीटा तरंगों के बारे में तो देखिए जो कोई भी वस्तु होती है उसकी मोटाई का परीक्षण करने के लिए बीटा रेज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाने वाली तरंगों के बारे में तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विवर्तन की खोज किसने की? यहाँ पर बात की जा रही है प्रकाश के विवर्तन अर्थात डिफ्रैक्शन के बारे में। तो पहले हम इसी को जानते हैं कि ये होता क्या है। देखिए जो तरंगों के मुड़ने की घटना होती है उसे ही कहा जाता है प्रकाश का विवर्तन। जब जो भी तरंगे हैं वो लघु आकार के अवरोधों से टकराकर मुड़ जाती है और साथ ही अगर ये लघु छिद्रों से होकर गुजर जाती हैं तो ये किरणें फैल जाती हैं और इस फैलाव को ही कहा जाता है प्रकाश का विवर्तन अर्थात डिफ्रैक्शन। तो ये जो सिद्धांत दिया था ग्रैमाल्डी ने। अगर हम बात करें न्यूटन के बारे में तो इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम दिए थे। अगर न्यूटन के गति के प्रथम नियम की बात करें तो इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और साथ ही हमने एक और डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में पॉइंट कि जो टॉलमी था इन्होंने दिया था जियोसेंट्रिक सिद्धांत जिसके तहत पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था, जबकि जो कोपरनिकस था इसने दिया था हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत जिसके तहत यह बताया गया था कि जो सूर्य है यह पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। तो यहाँ जो प्रकाश के विवर्तन की खोज के बारे में बात की गई है तो ये खोज की थी ग्रैमाल्डी ने। जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? तो पहले हम इस भवन के बारे में बात करते हैं कि ये इसके बारे में विशेष बात क्या है। तो पहला है भारत कला भवन। देखिए यह जो कला भवन है यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक चित्रशाला है। अगर हम बात करें कि यह कहाँ स्थित है तो यह है यूपी के वाराणसी में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? देखिए जो लूसी बोली है यह मिजोरम राज्य की एक बोले जाने वाली मुख्य बोली है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने की अनुमति कौन देता है? देखिए जो हमारे नेत्र का सबसे बाह्य भाग है कॉर्निया, इसी से ही प्रकाश को एंट्री मिलती है। लेकिन देखिए 2-3 प्रकार के क्वेश्चन हैं, हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारे नेत्र में प्रकाश की मात्रा जाती है उसे कौन कंट्रोल करता है, तो देखिए उसे कंट्रोल करता है आइरिस। अगर हम बात करें जो प्रकाश का मार्ग है
नेत्र में जाने वाला जो भी प्रकाश है उसकी जो डायरेक्शन है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो देखिए उसे कंट्रोल किया जाता है पुतली के द्वारा। तो यहाँ बात की गई है सबसे पहले प्रवेश करने की, तो देखिए नेत्र का बाह्य भाग जो कॉर्निया है यही अनुमति देता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। यहाँ पर बात की गई है पश्चिमी बिंदु की, तो हम इसके सभी बिंदुओं को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें उत्तरी बिंदु के बारे में तो इसे कहा जाता है इंदिरा कोल। अगर हम बात करें पूर्वी बिंदु के बारे में तो देखिए यह जो बिंदु है यह अरुणाचल प्रदेश के कुबुदु अर्थात वलांगू में स्थित है। अगर हम बात करें दक्षिणी बिंदु के बारे में तो देखिए ग्रेट निकोबार में स्थित पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट को कहा जाता है भारत का दक्षिणी बिंदु। साथ ही अगर हम बात करें गोरमाथा और गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है तो इसे कहा जाता है भारत का पश्चिमी बिंदु। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने ऑप्शंस के साथ ही हमने एक साथ 4 क्वेश्चन कवर कर लिए, तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 का अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। यह किस राज्य का उत्पाद है। देखिए अगर बात कीजिए अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी तो देखिए ये है आंध्र प्रदेश का उत्पाद जिसे 2019 में भौगोलिक टैग दिया गया है, यानी कि जीआई टैग दिया गया है। मैंने पिछली वीडियोस में जीआई टैग को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी पुट किए हैं, तो आपको मुझे उन्हीं के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये जो दिवस है यह कंप्यूटर एजुकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 1 दिसंबर के बारे में तो देखिए जो 1 दिसंबर है इस दिन मनाया जाता है एड्स दिवस, और ये जो एड्स दिवस है यह वायरस से होने वाली बीमारी है और इसका जो वायरस है वो है HIV वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान पर विजय की स्मृति में की गई। अगर हम बात करें 1526 में होने वाले युद्धों के बारे में तो पहला हुआ था 1526 का पानीपत का युद्ध जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। देखिए इस युद्ध में जो लोदी था यह हार गया था और जो बाबर था यह जीत गया था, और इसी जीत की स्मृति में इन्होंने काबुली बाग की स्थापना हरियाणा के पानीपत में की थी। साथ ही अगर हम बात करें लोदी के बारे में तो यानी कि इब्राहिम लोदी के बारे में, तो जो इब्राहिम लोदी था यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह सल्तनत काल का ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हुई थी, युद्ध के दौरान। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी काबुली बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय में बोले जाने वाला माई लॉर्ड शब्द को प्रतिबंधित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। देखिए जो न्यायालयों में माई लॉर्ड शब्द बोला जाता है यह राजस्थान में जितने भी न्यायालय हैं उसमें बोलना प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी राजस्थान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मकड़ालय कहाँ स्थित है। देखिए प्रथम के बारे में बात की गई है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह जो मकड़ालय है यह भारत के MP राज्य के जबलपुर में स्थित है। अगर हम बात करें मेघालय में किसी प्रथम की स्थापना तो देखिए जो आर्किड पार्क है भारत का पहला आर्किड पार्क, इसे मेघालय में स्थापित किया गया है। साथ ही जो बकरी प्रजनन केंद्र है इसकी स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश में जो कि भारत का पहला है। तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जबलपुर MP। अगर हम बात करें बिहार में तो देखिए जो बिहार का पटना है उसमें डॉल्फिन प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक डोर्सी और नोआ ग्लास का संबंध किससे है। अगर हम बात करें फेसबुक की तो इसके जो स्थापना की थी वो की थी मार्क जुकरबर्ग ने। अगर बात करें गूगल की तो गूगल की स्थापना की थी लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने।
लेकिन अगर बात करें हम जैक डोर्सी और नोवा ग्लास की, तो इन्होंने स्थापना की थी ट्विटर की, तो इनका संबंध है ट्विटर से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, नदियों के किनारे बसे विश्व के जो प्रमुख नगर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर बात करें सिडनी की, तो यह मर्रे डार्लिंग के नदी पर स्थित है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, यह सीन नदी के किनारे पर स्थित है, साथ ही यह यूनेस्को का मुख्यालय है। बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे पर, और जो वियना है ये भी डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए, जो बुडापेस्ट है यह हंगरी की राजधानी है। सेंट लुइस जो कि अमेरिका में स्थित एक राज्य है, यह स्थित है मिसिसिपी नदी पर। साथ ही अगर हम बात करें अमेरिका की सबसे लंबी नदी के बारे में, तो वो नदी है मिसौरी नदी। अगर बात करें कनाडा का मॉन्ट्रियल, तो ये है सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित। खार्तूम जो कि दक्षिणी सूडान की राजधानी है, यह नील नदी पर स्थित है। चट्टगांव यह बांग्लादेश में स्थित मयानी नदी पर स्थित है। जमशेदपुर यह है दामोदर और खरकई नदी के तट पर। टोक्यो जो कि जापान का द्वीप है, यह अराकावा नदी पर स्थित है। न्यूयॉर्क यह हडसन नदी पर स्थित है। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का एक प्रमुख शहर है और यहाँ पर यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। हम्बर्ग की बात करें तो यह अल्बर्ग में स्थित है। लाहौर रावी नदी पर। रंगून जो कि पुराना नाम है म्यांमार की, जो कि म्यांमार में स्थित है, यह है इरावदी नदी पर स्थित। मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है, यह मॉस्कोवा नदी पर स्थित है। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है, यह ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदी का ही एक मिश्रित नाम है। अगर बात करें हम लिस्बन, तो लिस्बन है टंगस नदी पर स्थित। रोटरडैम, वॉन और कोलिन ये तीनों ही स्थित हैं राइन नदी पर। और अगर बात करें हम बगदाद की, तो यह है टाइग्रस नदी पर स्थित। जो बगदाद है यह इराक की राजधानी है। तो देखिए, आज हमने डिस्कस किए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के टोटल 40 क्वेश्चन, साथ ही जो नदियों के किनारे पर बसे विश्व के प्रमुख नगर हैं उनके बारे में। तो आपको इन सभी का ध्यान रखना है। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।